हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योग्राफी गुरु चैनल। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम हाजिर हैं हमारे हिस्ट्री के थर्ड चैप्टर, क्लास 10th के हिस्ट्री के थर्ड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद के सेकेंड एपिसोड के साथ। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि पीछे क्या हुआ, कैसे अंग्रेज़ भारत तक पहुँचे, कैसे हमने संघर्ष किया। उसके बाद हमने बात की थी राष्ट्रवाद क्या होता है, और हमने ये भी जाना था कि कैसे उपनिवेशवाद ने भारत में राष्ट्रवाद के उदय में या उसके विकास में योगदान दिया था। आज हम बात करने वाले हैं सत्याग्रह के बारे में, गांधी जी की भारत वापसी के बारे में, गांधी जी के शुरुआती आंदोलनों के बारे में, और पहले विश्व युद्ध के भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़े। तो ये सब कुछ आज के एपिसोड में रहेगा, यानी बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड है इस वे से कि यहाँ पर एक नए युग की शुरुआत हो रही है, गांधी जी की वापसी हो रही है भारत में। तो चलिए हम टॉपिक के ऊपर आते हैं, बात करते हैं कि कैसे कैसे हमारे यहाँ पर राष्ट्रवाद है, राष्ट्रीय आंदोलन है, अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष है, वो आगे बढ़ता है। 1915 से लेकर के 1934 तक की कहानी है। आज हम 1915 से 1918 तक इस एपिसोड में, इस सेशन में बात करने वाले हैं। 1915 बहुत इंपॉर्टेंट वर्ष था। जनवरी 1915 में गांधी जी भारत लौटे थे। गांधी जी जो बाद में देश ही नहीं विश्व के सबसे बड़े नेता लीडर बने थे, वो गांधी जी जनवरी 1915 में भारत लौटे थे। 1893 में हायर एजुकेशन के लिए गांधी जी लंदन गए थे। वहाँ से वो अफ्रीका गए और लगभग 23 वर्षों तक अफ्रीका में रहे। वहाँ पर अप्रवासी भारतीय जो थे या वहाँ के जो स्थानीय निवासी थे, उनके साथ वो मिलकर के संघर्ष किया। वहाँ की रंगभेद नीति के खिलाफ, वहाँ की उपनिवेशी सरकार के खिलाफ वहाँ पर संघर्ष किया। हालांकि उस दौरान उनकी जो निगाहें थी वो भारत की परिस्थितियों के ऊपर, भारत की स्थितियों के ऊपर भी थी, लेकिन वो वहाँ पर उनको एक नया हौसला देना चाहते थे, उनको वो आगे बढ़ने के लिए एक नया मार्ग दिखाना चाहते थे। उसके बाद 1915 में गांधी जी भारत लौटते हैं और भारत लौटने के बाद वो लगभग 1 वर्ष तक पूरे देश में घूमते हैं, ये जानने के लिए कि भारतीय लोगों की किस प्रकार की समस्याएं हैं, कैसे वो किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, किस प्रकार की शोषणवादी नीतियां हैं अंग्रेज़ों ने अपना रखी है। ये सब कुछ जानने के लिए वो पूरे देश का उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम भ्रमण करते हैं, लोगों से मिलते हैं, जानते हैं। उसके बाद 1916 में वो अपना पहला आंदोलन करते हैं और उस पहले आंदोलन में जो मुख्य हथियार उपयोग में लाते हैं वो होता है सत्याग्रह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके 3 मार्क्स के लिए। सत्याग्रह क्या है? तो गांधी जी ने सत्याग्रह का विचार दिया था। सत्याग्रह वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, सत्या जमा आग्रह। सत्य का अर्थ होता है सत्य और आग्रह का अर्थ होता है संघर्ष, स्ट्रगल फॉर ट्रूथ, सत्य के लिए संघर्ष। ये एक अहिंसक हथियार था। अहिंसक मतलब कि गांधी जी ने का कहना था, उनका ये मानना था कि अगर हमारा कारण सही है, अगर हमारा कारण सही है तो हमें हिंसा का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अंत में जीत सत्य की ही होती है। तो यह उत्पीड़न के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ एक गैर आक्रामक या शांतिपूर्ण जन आंदोलन था, एक मुख्य हथियार था। ये एक नैतिक बल था, न कि शारीरिक बल। ओके, तो गांधी जी ने सत्याग्रह का उपयोग किया। तो गांधी जी ने सत्याग्रह का विचार दिया था। सत्याग्रह शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, सत्य जमा आग्रह। सत्य का अर्थ होता है सत्य और आग्रह का अर्थ होता है संघर्ष, सत्य के लिए संघर्ष करना। गांधी जी का मानना था कि अगर हमारा कारण सही है और हम सही हैं तो हमें हिंसा का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अंत में जीत सत्य की होती है। तो ये एक नैतिक बल था, शारीरिक बल नहीं था, ये एक शांतिपूर्ण हथियार था। और यही हथियार गांधी जी ने अपने आंदोलनों में अंग्रेज़ों के खिलाफ प्रयोग किया।
और अंग्रेज़ों को यहाँ से भागने के लिए मजबूर कर दिया। हथियार उठाने के लिए, हिंसा करने के लिए शायद उतनी ज़्यादा ताकत की ज़रूरत नहीं पड़ती जितनी ताकत की ज़रूरत पड़ती है सहनशीलता के लिए, शांति के लिए। हथियार की ज़रूरत हमें तभी पड़ती है जब किसी का बुरा करना हो। हिंसा की ज़रूरत तब पड़ती है जब किसी का बुरा करना हो। अच्छा करने के लिए हमें किसी हथियार या हिंसा की आवश्यकता नहीं होती है। तो गांधी जी ने सत्याग्रह का विचार दिया था। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपके एग्जाम का हिस्सा रह सकता है। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं गांधी जी के शुरुआती आंदोलनों के बारे में। 3 महत्वपूर्ण आंदोलन किए थे 1916 से लेकर के 1918 के बीच में गांधी जी ने। तीनों आंदोलन सफल रहे थे, अनूठे प्रयोग थे गांधी जी के, शुरुआती आंदोलन थे। पहली बार अंग्रेजों को इस प्रकार का स्वाद चखना पड़ा था, उनको झुकना पड़ा था। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले 1916 में गांधी जी ने चंपारण आंदोलन किया। चंपारण बिहार, उत्तरी बिहार का पार्ट है, एक जिला है। वहाँ पर 1916 में गांधी जी जाते हैं। वहाँ पर किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी। भूभाग जो उनके पास ज़मीनें थी उसके 15% एरिया के ऊपर, 15% भूभाग के ऊपर, और उनको टैक्स के रूप में, कर के रूप में, लगान के रूप में वो सारी फसल अंग्रेज़ों को देनी होती थी। उस फसल को उसी भाग में बोया जा सकता था जहाँ जो भाग ज़्यादा उपजाऊ होता था, ज़्यादा ध्यान की या केयर करने की आवश्यकता होती थी। इसलिए किसानों के पास उस फसल के अलावा और कुछ करने के लिए ना समय बचता था, ना अच्छी ज़मीन बचती थी। किसान इस खेती को नहीं करना चाहते थे। गांधी जी वहाँ पर जाते हैं, उनकी समस्या को जानते हैं और उनके लिए एक आंदोलन या सत्याग्रह उसकी शुरुआत करते हैं, जिसे हम चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह उसकी शुरुआत 1916 में होती है। इसके मुख्य नेता गांधी जी थे और यह वहाँ के नील की खेती करने वाले किसानों के समर्थन में था। अंत में अंग्रेज़ों को उनके सत्याग्रह के सामने झुकना पड़ता है, उनकी मांगें मान ली जाती है, सत्य की जीत होती है और पहली बार गांधी जी पहले व्यक्ति होते हैं जिनके सामने अंग्रेजी सरकार झुकती है। ये न केवल भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना थी, बल्कि गांधी जी के जीवन की भी सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। उनके जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया था। गांधी जो तब तक मोहनदास करमचंद गांधी थे, वो गांधी जी बन गए, वो बापू बन गए। तो ये था पहला आंदोलन जिसके ऊपर आपके 3 मार्क्स का क्वेश्चन है वो आ सकता है। चंपारण आंदोलन कब हुआ? 1916 में हुआ। कहाँ हुआ? चंपारण में हुआ। किसने नेतृत्व किया? गांधी जी ने नेतृत्व किया। किसके लिए था? नील की खेती करने वाले किसानों के लिए था। क्या प्रयोग किया गया? इसमें सत्याग्रह का उपयोग किया गया, प्रयोग किया गया। क्या हुआ? अंग्रेजों को झुकना पड़ा। किसकी जीत हुई? गांधी जी और सत्याग्रह की जीत होती है। तो इस तरीके से आप पॉइंट्स बना करके लिख सकते हो, कब, कहाँ, कैसे, कौन थे। उसके बाद हम दूसरे आंदोलन की बात करते हैं। 1917 में, अगले वर्ष, गांधी जी दूसरा आंदोलन करते हैं। 1917 में होता है और ये आंदोलन खेड़ा में होता है। खेड़ा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। खेड़ा गुजरात में स्थित है। वहाँ के किसान पिछले कुछ वर्षों से लगातार सूखे के कारण और एपेडेमिक्स, महामारी के कारण लगान भरने में असमर्थ थे, लगान नहीं भर सकते थे। जबकि अंग्रेज अधिकारी ज़बरदस्ती लगान वसूलना चाहते थे, उनको तंग किया जा रहा था। गांधी जी से प्रार्थना की जाती है। गांधी जी उनके अनुरोध पर वहाँ पहुँचते हैं, आंदोलन की शुरुआत करते हैं। लंबा आंदोलन चलता है, सत्याग्रह है वो लंबा चलता है, भीड़ बढ़ती जाती है। अंत में अंग्रेज़ों को झुकना पड़ता है गांधी जी के सामने और उनको लगान है उससे माफ़ी मिल जाती है। तो ये भी आंदोलन सफल आंदोलन रहा था। 1917 में हुआ था, खेड़ा गुजरात में हुआ था, वहाँ के किसानों के समर्थन में था और अंत में सफल आंदोलन रहता है।
उसके बाद तीसरा जो आंदोलन था, शुरुआती आंदोलनों की बात करें गांधी जी की, तो तीसरा आंदोलन था अहमदाबाद आंदोलन। अहमदाबाद आंदोलन 1918 में 1918 में हुआ था। यह आंदोलन वहाँ के कॉटन मिल वर्कर जो थे, कॉटन मिल वर्कर्स थे, उनके समर्थन में किया था। अहमदाबाद के जो मिल वर्कर्स थे वो वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे थे। वो मांग कर रहे थे काम के घंटे वो निश्चित होने चाहिए, उसकी मांग कर रहे थे। ये मांग करते वो हड़ताल पर चले जाते हैं, स्ट्राइक कर देते हैं। मिल मालिक उनको निकाल देते हैं, बर्खास्त कर देते हैं। गांधी जी उनके समर्थन में पहुंचते हैं, सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं, आंदोलन करते हैं। लंबा आंदोलन चलता है। अंत में मिल मालिकों को झुकना पड़ता है और इन सभी श्रमिकों को वापस नौकरी के ऊपर रख लिया जाता है। तो ये तीसरा आंदोलन था। बैक टू बैक 3 आंदोलन सफल आंदोलन रहे थे। बहुत बड़ी एक कामयाबी थी। लोग अब गांधी जी के पीछे लग रहे थे, जुट रहे थे, उनके एक आह्वान पर इकट्ठा हो रहे थे। बहुत बड़ी बात थी। पहली बार देश में एकता दिखाई दे रही थी। पहली बार अंग्रेजों के माथे पर पसीने दिखाई दे रहे थे, शिकन महसूस की जा रही थी। तो ये आंदोलन, जो शुरुआती आंदोलन थे, ये सफलता थी। इसने एक आधार तैयार किया आगे के संघर्ष के लिए। तो ये आपका 5 मार्क्स के क्वेश्चंस का भी हिस्सा रह सकता है। गांधी जी के शुरुआती आंदोलन कौन से थे, विस्तार से बताइए। इस टाइप से पीछे के जो आपके एग्जाम हुए उनमें क्वेश्चंस रहे हैं। आइए हम थोड़ा मैप के थ्रू इन तीनों स्थानों को जानने की कोशिश करते हैं। कहाँ पर है? सबसे पहले हम चंपारण को ढूंढते हैं। यहाँ पर ये बिहार आप देख रहे हो, ये यहाँ का जो हिस्सा है ये चंपारण है। बिहार के नॉर्थ में है ये, नेपाल के साथ लगता जिला है ये। यहाँ पर 1916 में 1916 में गांधी जी ने आंदोलन किया था। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा आंदोलन 1917 में कहाँ हुआ था? खेड़ा में। ये यहाँ थोड़ा सा ऊपर खेड़ा आंदोलन, एक मिनट हम ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है ये खेड़ा आंदोलन है। उसके बाद 1918 में जो आंदोलन हुआ था वो आंदोलन हुआ था अहमदाबाद आंदोलन, ये यहाँ पर। तो ये 3 आंदोलन जो गांधी जी ने किए थे, तीनों ही आंदोलन है, शुरुआती आंदोलन, वो सफल रहे थे। और ये तीनों ही आपके मैप वर्क के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, यानी कि हमने 1915 से कहानी को शुरू किया था। 1916 चंपारण, 1917 खेड़ा, 1918 अहमदाबाद। एक और घटना भी घटित हुई थी 1918 में। पहला विश्व युद्ध है वो समाप्त हुआ था। 1914 से उसकी शुरुआत होती है, 1918 में उसका अंत होता है। प्रथम विश्व युद्ध है, उसके बहुत सारे प्रभाव पड़े थे भारत के ऊपर। कई तरीके से भारत को, भारतीय लोगों को प्रभावित किया था। और इस आंदोलन ने भारत में राष्ट्रवाद के उदय में भी योगदान दिया था। इस विश्व युद्ध ने, इसके जो प्रभाव पड़े थे, उन्होंने भारत में विश्व युद्ध के बाद जो परिस्थितियां ऐसी बदली कि भारत में राष्ट्रवाद है, उसके विकास में एक मदद मिलती है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए। प्रथम विश्व युद्ध के भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़े, या प्रथम विश्व युद्ध ने कैसे भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में योगदान दिया। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में चलता है। प्रथम विश्व युद्ध है, एक लंबा चला हुआ युद्ध था जिसकी उम्मीद उन राष्ट्रों ने भी नहीं की थी। इससे ब्रिटेन की माली हालात, आर्थिक हालात है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। उन्होंने उस लॉस की भरपाई के लिए क्या किया? जो सीमा शुल्क है वो बढ़ा दिया, आयकर की शुरुआत की, यानी कि करों में भारी वृद्धि कर दी। करों में भारी वृद्धि कर दी और आयकर, इनकम टैक्स है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। भारतीय लोगों को, जिनके हालात पहले से ही अच्छे नहीं थे, इससे एक गुस्सा फूटता अंग्रेजों के खिलाफ कि हाँ, करे वो और भरे हम। तो ये पहला प्रभाव ये पड़ा कि करों में वृद्धि कर दी गई और
आयकर है उसकी शुरुआत हुई भारत में, इससे भारतीय लोगों में नाराजगी फैलती है। दूसरा जो प्रभाव पड़ा कि विश्व युद्ध के दौरान, जो युद्ध के वर्षों के दौरान कीमतों में वृद्धि हुई, महंगाई बढ़ी। महंगाई बढ़ने से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुए वो थे आम लोग, गरीब लोग। तो इससे भी भारतीय लोग हैं वो प्रभावित भी हुए और अंग्रेज़ों के खिलाफ गुस्सा है वो और ज़्यादा बढ़ता है। तीसरा जो प्रभाव पड़ा कि भारत में ज़बरदस्ती रिक्रूटमेंट की गई, गाँव में खासतौर पे सैनिकों की आपूर्ति करने के लिए गाँव से लोगों को बुलाया गया और जबरन भर्ती की गई। इससे भी भारतीय लोगों में गुस्सा फूटा। जैसे जैसे युद्ध लंबा खींचता गया, गांव में ज़बरदस्ती लोगों को आर्मी के लिए रिक्रूट किया गया, भर्ती किया जाने लग गया, इससे भी भारतीय लोगों में नाराज़गी बढ़ती है। तो तीसरा प्रभाव ये पड़ा, यानी पहला करों में वृद्धि, दूसरा जो प्रभाव था महंगाई, तीसरा प्रभाव था जबरन भर्ती, चौथा जो प्रभाव पड़ा वो ये था कि इसी वर्षों के दौरान जैसे युद्ध समाप्त होने वाला था 1918 से 21 के बीच में भारत में फसलें खराब हो गई थी सूखे के कारण। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा महामारी है वो भी फैल जाती है, फूड शॉर्टेज हो जाती है, भोजन की कमी। इसके लिए भी भारतीय लोग हैं अंग्रेज़ों को जिम्मेवार ठहराते हैं, वो इसीलिए क्योंकि ठीक समय पर वो फोकस नहीं कर पाए, उनका सारा ध्यान युद्ध की तरफ था। तो ये भी विश्व युद्ध का प्रभाव ही था कि भारत में भोजन की कमी आ जाती है, भूखमरी और महामारी जैसी आपदा है वो फैल जाती है। इसके अलावा इन्हीं दो कारणों से, सूखे के कारण और महामारी के कारण 1921 की जनगणना के अनुसार 12 से 13 मिलियन लोग अकाल महामारी के कारण मारे गए थे। जिनका मेरी तरह मैथ्स कमज़ोर है उनको मैं बता दूं कि मिलियन है उसमें 10 लाख, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 12 से 13 मिलियन का अर्थ हो गया 1.2 और 1.3 करोड़, यानी 120 लाख से 130 लाख लोग हैं, 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 30 लाख लोग हैं वो मारे जाते हैं। इससे भी भारतीय लोगों में भयंकर गुस्सा फूट पड़ता है। वो सब चीज़ों के लिए अंग्रेज़ों को जिम्मेवार ठहराते हैं और वास्तव में वो थे भी। इसके अलावा एक और प्रभाव पड़ा वो ये था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद व्यापक गरीबी बढ़ी, गरीबी में बढ़ोतरी हुई। इसका कारण ये था कि उस दौरान बड़ी संख्या में लोगों को काम धंधे पे लगाया गया, सेना में भर्ती किया गया, कारखानों में उनके जो प्रोडक्ट थे युद्ध सामग्री संबंधित तो उनकी मांग बढ़ गई थी, लेकिन जैसे विश्व युद्ध समाप्त हुआ उनको निकाल दिया गया। गरीबी में बढ़ोतरी हुई क्योंकि आय के साधन ठप हो चुके थे, व्यापार था वो ठप हो चुका था, और गरीबी के साथ साथ बेरोजगारी भी बढ़ी क्योंकि जब उन लोगों को निकाला गया तो इससे देश में बेरोजगारी है उसमें भी वृद्धि होती है। तो इन सब कारणों से भारतीय लोगों में एक असंतोष फैल जाता है अंग्रेज़ों के प्रति। उन्हें लगता है अंग्रेजी शासन है वो सिर्फ शोषण करने के लिए है, वो सिर्फ अपना सोचते हैं। इसलिए लोगों ने जो एक गुस्सा जाहिर किया, जो गुस्सा असंतोष उनमें फैला, इसने भारत में राष्ट्रवाद के उदय के लिए मार्ग प्रदर्शित किया। यानी कि भारत में राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था उसमें एक बड़ा योगदान प्रथम विश्व युद्ध का भी रहा था। तो ये दो तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम का हिस्सा रह सकता है। प्रथम विश्व युद्ध के भारत के ऊपर प्रभाव क्या पड़े, और दूसरा कि कैसे प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में मदद की। तो आंसर सेम रहेगा। हम थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। पहला, प्रथम विश्व युद्ध के बाद घाटे को पूरा करने के लिए करों में वृद्धि की गई, महंगाई में वृद्धि हुई, गरीबी में वृद्धि हुई, बेरोजगारी बढ़ी। इसके अलावा अकाल और सूखे के कारण देश में अनाज की कमी हो गई, इससे भुखमरी में भी बढ़ोतरी हुई। जबरन सेना में भर्ती किया जाने लग गया, इससे भी लोगों में गुस्सा बढ़ा। इसके अलावा महामारी और सूखे के कारण देश में लगभग 120 से 130 लाख लोग हैं वो मारे गए, इसके लिए भी अंग्रेजी सरकार जिम्मेवार थी। तो इस तरीके से ये सारे प्रभाव प्रथम विश्व युद्ध के पड़े और इससे देश में राष्ट्रवाद के विकास में भी अप्रत्यक्ष तौर पर सहायता मिली। तो ये था हमारा
इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 3 नेशनलिज्म, इंडिया राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, उसका सेकंड एपिसोड। तो बाकी हम नेक्स्ट एपिसोड्स में करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे अगले एपिसोड में कि क्या भारत गांधी जी के सत्याग्रह से या राष्ट्रवाद का विकास होता है, क्या अगले वर्ष आज़ाद हो पाता है। ऑफ कोर्स हम आज़ाद हुए थे, तभी तो हम इस देश में हैं, आज़ाद है ना। हाँ, लेकिन हम जानने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या हुआ, रोलेट एक्ट क्या था, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ, लोगों का क्या रिएक्शन रहा, ये सब कुछ जानते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। इस एपिसोड के लिए, इस सेशन के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।